डियर स्टूडेंट्स, रंगे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिगरिया, मैं साइंस टीचर हरिचरण कसाना। उत्सर्जन शब्द से तात्पर्य, जैसा कि उपापचयी प्रक्रियाओं के बाद जो गैसीय या ठोस उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको जीव के शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन शब्द से यहाँ तात्पर्य है गैसीय उत्पादों को और ठोस उत्पादों को किसी जीव से किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में किसी प्रकार का कोई विशेष तंत्र उत्सर्जन हेतु नहीं पाया जाता है। पादपों में उत्सर्जन के लिए जो गैसीय उत्पाद हैं उनको तो सीधे ही रंध्रों के माध्यम से, जैसे CO2 है, उसको सीधे ही रंध्रों के माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है वातावरण में। लेकिन जो कुछ लिक्विड या ठोस उत्पाद हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उनको या तो पादप के विभिन्न भागों में, पत्ती, तना, जड़ आदि में संचित कर दिया जाता है और जैसे ही वो भाग मुख्य पादप से अलग होता है उस समय वो उत्सर्जी पदार्थ बाहर त्याग दिए जाते हैं। पादपों से प्राप्त कुछ उत्सर्जी पदार्थ मानव के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए मानव उनको प्राप्त भी करता है। जैसे कई बार एल्कलॉइड हैं, गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, ये पादपों के उत्सर्जी उत्पाद हैं। अब बात आती है जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थों की। तो जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ जो भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है उसके अपघटन से कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ प्राप्त होते हैं वो उसके केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन पर निर्भर करता है। उत्सर्जन शब्द निम्न जीवों से जानकारी देते हैं कि छोटे एक कोश के जीव जो जल में पाए जाते हैं वो उत्सर्जी पदार्थों को सीधे ही अपनी सतह से बाहर पानी में त्याग देते हैं। कुछ बहुकोश के जीव अपने उत्पादों को लिक्विड के रूप में त्यागते हैं और बड़े विकसित प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थों को त्यागने के लिए एक विशिष्ट तंत्र होता है। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर यहाँ जीवों को कई प्रकारों में बांटा है। तो यहाँ उत्सर्जन शब्द की परिभाषा है उपापचयी प्रक्रियाओं के बाद बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उपापचयी प्रक्रियाओं के बाद बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्रिया में जैसा कि अभी बताया कि निम्न प्रकार के जो जीव हैं उनमें तो उत्सर्जन के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है, लेकिन पूर्ण विकसित प्राणी हैं जैसे मानव है, कुछ मैमल्स अन्य हैं, स्तनीय वर्ग के प्राणी हैं, तो उनमें उत्सर्जन के लिए जो तंत्र है
तो उनमें अलग अलग पदार्थ, कुछ ऐसे जीव हैं उनमें अलग अलग पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं। तो उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीवों को कई भागों में बांटा है। जैसा कि देखो, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक से तात्पर्य है वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का त्याग करते हैं। वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का त्याग करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। ये अमोनोटेलिक जो जीव हैं वो जलीय प्राणी हैं अधिकांश, जो अपनी सतह से अमोनिया को पानी में त्याग देते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। उसके बाद है अमीनोटेलिक, जो जीव उत्सर्जी उत्पाद के रूप में उत्सर्जी उत्पाद के रूप में अमीनो अम्ल का त्याग करते हैं। अमीनो अम्ल का त्याग अर्थात कुछ ऐसे कीट वर्ग के प्राणी हैं जो अधिकांशतः अमीनो अम्ल का त्याग करते हैं। नंबर 3, यूरिकोटेलिक, जो जीव उत्सर्जी उत्पाद के रूप में यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं। तो यूरिक अम्ल का त्याग करने वाले जो प्राणी हैं अधिकांश रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी हैं जो यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं। यूरियोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। वे जीव जो यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इसमें मानव है, कुत्ता, भेड़, बकरी जो यूरिन के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को त्यागते हैं। कक्षा 10 के जो कंटेंट है उसमें मानव के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन बताया गया है। इसके लिए
इसके लिए मानव में एक विकसित प्रकार का उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है। वो उत्सर्जी तंत्र उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर दो वृक्क होते हैं। उनकी आकृति सेम के दाने के समान होती है। उन वृक्कों का संबंध महाशिरा और धमनियों से होता है, जिनमें शुद्ध अशुद्ध रुधिर को रक्त को लाया जाता है और शुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों को भेजा जाता है। इन वृक्कों की स्थिति बिल्कुल पश्च भाग में उदर इसके कशेरुक दंड के चिपकी हुई होती है। इन वृक्कों के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि वृक्कों के हाइलम भाग से या अंदर जो अवतल भाग होता है भीतरी भाग में, उनमें दो मूत्रवाहिनियाँ लगी हुई रहती हैं, जिनका संबंध नीचे मूत्राशय से होता है। जैसा कि आप चित्र में देखोगे, वृक्कों के बाह्य सतह उत्तल होती है और अंदर वाली जो सतह है ये वाली ये अवतल होती है। वृक्कों के ऊपर एडिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इसे बायां वृक्क, दायां वृक्क, महाधमनी, महाशिरा, बाईं मूत्रवाहिनी, दाईं मूत्रवाहिनी मूत्राशय, मूत्र मार्ग। ये मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। इस उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क मूत्रवाहिनियों से संपर्क में रहते हैं और नीचे एक पेशीय मांसल मूत्राशय होता है।
इन वृक्कों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्क नलिका इसे नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लाखों की संख्या में वृक्क नलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये वृक्क नलिकाएं इन वृक्कों में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का कार्य करती हैं। एक वृक्क की यदि हम अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाएं तो वो चित्र इस प्रकार से बनता है। इसमें दो स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बाह्य स्तर वल्कुट कॉर्टेक्स कहलाता है, कॉर्टेक्स कहते हैं इसको। इसे मध्यांश मेडुला भी कहते हैं। इन वृक्क नलिकाओं के अग्र सिरे, जिसको बोमन संपुट कहा जाता है, इन वृक्क नलिकाओं के अग्र सिरे बोमन संपुट वल्कुट भाग में स्थित होते हैं और कुछ हिस्सा समीपस्थ नलिका का भी होता है। बाकी हेनले लूप और संग्राहक नलिका इस मध्यांश वाले भाग में स्थित होते हैं। जैसे ही इसका भी अपन वृक्क नलिका का चित्र बना के आपको डिफाइन करेंगे, जैसे ही उन संग्राहक नलिकाओं से सामूहिक रूप से मिलकर के और मूत्रवाहिनी में यहाँ हाइलम वाले भाग में डाल दिया जाता है और सारा उत्सर्जी पदार्थ मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में पहुँच जाता है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। उसके बाद हम आपको संरचनात्मक और इसकी क्रिया प्रणाली बाद में बताएंगे।